हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज कॉमन एरर्स या सेंटेंस एरर या फिर फाइंडिंग एरर्स इन अ सेंटेंस के हम रूल नंबर 16 से लेकर के रूल नंबर 25 तक चलेंगे और धीरे धीरे करके 100 रूल्स तक हम कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट अस मूव। हम चालू करते हैं बिना बात फालतू की किए, सीधा काम पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, रूल नंबर 16 आप देख सकते हैं। तो बीइंग अ वेरी हैप्पी डे एवरीवन विश्ड मी, बहुत खुश दिन होने की वजह से हर किसी ने मुझे विश किया। बीइंग अ वेरी रेनी डे, बरसाती दिन होने की वजह से विजय ने अपना घर रहने का ही निर्णय लिया। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि सर ये क्या है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ सेट रखनी है कि अगर डबल क्लॉजेज हो और एक क्लॉज आपकी बरफस्ट आईएनजी से शुरू हो, डबल क्लॉजेज हो, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो, तो आप ये काम करके देखिए। ये वाली जो पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है, ये वाली वर्ब जो है वो पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है दोस्त। ऐसे पार्टिसिपल वर्ब दो तरह की होती है, एक तो ये हो गई और एक आपको दिखेगी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम ये करके देखा करो कि अगर ये वाला सब्जेक्ट इस क्रिया को कर सकता है, यही वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट इस क्रिया को कर सकता है, तो इसे सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे हर कोई व्यक्ति मुझे शुभकामना दे रहा है, तो हर कोई व्यक्ति क्या अच्छा दिन है, होना एक बहुत ही अच्छा दिन या खुश दिन। क्या हर कोई व्यक्ति एक खुश दिन है? नहीं। दिन तो समय होता है कि एक खुश दिन कौन है? समय है। क्या हर कोई व्यक्ति एक रेनी डे है या विजय जो है क्या खुद रेनी डे है? नहीं है। दिन रेनी डे है और विजय डिसाइड करता है घर रहने के लिए। ऐसी दिन हैप्पी डे है और हर कोई व्यक्ति मुझे विश करता है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो यहाँ का सब्जेक्ट अपन को अलग से लगाना होता है, दिखाना होता है। अब अलग से दिखाने के लिए ज़्यादातर तो वो ऐसे सब्जेक्टों को हटाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को हटाता है जो इनडेफिनिट हो, यानी कि एयर देयर हुआ या फिर इट हुआ। तो ज़्यादातर यहाँ पर देखो कि दिन को बताने के लिए, समय को बताने के लिए इट इज़ मंडे, ऐसे इट यूज करते हैं। तो इस क्रिया का सब्जेक्ट इट है और इस क्रिया का सब्जेक्ट एवरीवन है। इस क्रिया का सब्जेक्ट विजय है तो इस क्रिया का सब्जेक्ट इट है। तो यहाँ पर इट की कमी है, तो एरर ए में गया, एरर ए में गया। तो याद रखना यहाँ पर अपन को इट दिखाना होता है, सब्जेक्ट दिखाना होता है। ज़्यादातर इट और देयर को ही गायब करता है वो, ठीक है ना। तो इट आपको यहाँ पर दिखाना होगा। समझ में आया मेरी बात? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे बीइंग मंडे आई वाज होम। तो देखो बीइंग मंडे, मंडे होने की वजह से मैं घर पे था। तो बताओ मैं ही मंडे था क्या? नहीं। तो इट बीइंग मंडे ऐसे बोलना पड़ेगा। जैसे इट बीइंग मंडे, जैसे हैविंग प्लस वर्ब थर्ड वाला देखो जैसे मैंने कहा जैसे हैविंग बीन ओवर कॉमा द स्टूडेंट्स वेंट आउट। हैविंग बीन ओवर द स्टूडेंट्स वेंट आउट। तो बताओ हैविंग बीन ओवर होते ही स्टूडेंट्स बाहर चले गए, तो स्टूडेंट ओवर थोड़ी हुए, क्लास ओवर हुई है। तो क्लास हैविंग बीन ओवर, तो क्लास कर दो या इट कर दो, इट हैविंग बीन ओवर। तो इट या क्लास कुछ तो लगाना ही पड़ेगा उधर, जब सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं, पार्टिसिपल वाला है। तो देखो रूल नंबर 17 क्या कहता है, इसको सुनो। आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, ठीक है ना, द फॉलोअर्स रेन अवे। लीडर जब मर गया था या मार दिया गया था तो जो फॉलोअर्स हैं वो भाग गए। आफ्टर हैविंग रीच्ड होम आई वॉच्ड ए मूवी। तो आपको ये याद रखना है। इसमें एरर बहुत सिंपल सा है। अगर मान लो आपके जो एक क्लॉज है, ये क्लॉज है ना, इस क्लॉज के अंदर ध्यान से सुनना, इस क्लॉज के अंदर आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, क्लॉज मतलब उपवाक्य, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड दिख जाए। जैसे देखो इसमें दिख गई, देखो हैविंग बीन किल्ड दिख गई, इधर देखो हैविंग रीच्ड दिख गई ना, हैविंग रीच्ड दिख गई ना। तो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड दिख जाए तो आपको आफ्टर की आवश्यकता नहीं होती, आफ्टर को हटाना होता है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है किसी कार्य को करने के बाद। किसी कार्य को करने के बाद। तो अगर आपको एक में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड दिख रहा है और दूसरा क्लॉज आपको सब्जेक्ट से शुरू हुआ दिख रहा है, तो आपको तो बुद्धि में एक चीज़ सेट रखनी है। देखो इसमें दो सब्जेक्ट है, एक तो लीडर है, एक फॉलोअर्स है। तो मैंने अभी आपको बताया हैविंग प्लस वर्ब थर्ड से पहले दो सब्जेक्ट अलग अलग आ सकते हैं, तो फिर आफ्टर की जरूरत नहीं है। इधर देखो मैं ही घर पहुंचा और मैंने देखा, तो मैं ही इसका सब्जेक्ट हूँ, तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। देखो हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर मैंने मूवी देखी, तो घर कौन पहुंचा? मैं। और वो पिछले वाले क्लॉज में क्या था, पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर सब्जेक्ट अलग होता था, यहाँ का सब्जेक्ट अलग होता था, तो यहाँ पर अपन को अलग सब्जेक्ट लगाना पड़ता था। तो आफ्टर का यूज़ यहाँ भी नहीं होगा। तो एरर इसमें भी ए में गया, इसमें भी ए में गया, दोनों में एरर ए पार्ट में गया। अगला रूल नंबर 18।
रूल नंबर 18 में आपको याद रखना है कि कुछ पार्टिसिपल प्रपोजिशंस होती हैं, उनके बारे में चर्चा चलेगी। जैसे कंसीडरिंग अबाउट द होल सिचुएशन, पूरे मामले को जान करके, पूरे मामले को ध्यान में रख करके रवि ने अनाउंस किया एक हॉलीडे। बीइंग फ्रॉम ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, ही इज बारिंग फ्रॉम ऑल हिज फ्रेंड्स ही इज ऑलवेज समटाइम्स सैड, अपने दोस्तों से अलग होकर के वो कभी कभी क्या हो जाता है, या अपने दोस्तों को छोड़ करके वो कभी कभी दुखी भी हो जाता है। तो अब आपको क्या माइंड सेट करना है, समझ लेना। माइंड सेट बहुत सिंपल सा माइंड सेट है, देखना क्या माइंड सेट करना है कि कुछ पार्टिसिपल प्रपोजिशंस होती हैं, इनके साथ अन्य कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। सर कैसे, मैं लिख देता हूं पहले, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस के साथ, प्रपोजिशंस के साथ अन्य कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। अन्य कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। देखो वैसे तो अगर ग्रामेटिकल एरर्स जुड़े लगें तो नहीं होती, ये ध्यान रखना कि एरर कोई से भी टॉपिक से आ सकता है। टॉपिक सेंटेंस एरर क्या होता है, नाउन से आ जाएगा, प्रोनाउन से आ जाएगा, एडजेक्टिव से आ जाएगा, एडवर्ब से आ जाएगा, कंजंक्शन से, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, हर टॉपिक से। तो वैसे तो आपकी क्लास में पूरे टॉपिक डाल दिए जाएंगे, तो पूरी टॉपिक तो आप वहाँ से पढ़ लें। बाकी का जो सेंटेंस एरर का पार्ट है उसको मैं 100 रूल्स में अलग डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपको आज समझ में आ जाए कि 100 रूल्स कैसे कैसे आपको मेजर पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं। बाकी टॉपिक तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे एरर ढूंढने के लिए। आगे देखो, यहाँ आपको मैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन लिख रहा हूँ, जैसे कंसीडर, कंसीडरिंग के साथ कोई और प्रपोजिशन नहीं आती, जैसे अबाउट या ऑन। इसका मतलब होता है को ध्यान में रखकर या के विचार करके, का विचार कर, ठीक है ना। ऐसे ही है बारिंग को छोड़कर, बारिंग को छोड़कर, इसके साथ आप फोर नहीं लगाएं। इसके अलावा या फ्रॉम नहीं लगाएं, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि पेंडिंग, पेंडिंग यानी बकाया रख के, तो मैं ऐसे लिखता जाता हूं कि इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी, बकाया। इसके अलावा फॉलोइंग, फॉलोइंग के बाद में एग्जाम में आफ्टर देगा आपको, आफ्टर मत लगाना, के बाद होता है फॉलोइंग, ऑलरेडी फॉलोइंग का मतलब पहले से ही के बाद होता है, तो क्यों लगाएं, ठीक है ना। कंसर्निंग, CONCERNING, कंसर्निंग और रिगार्डिंग, और ड्यूरिंग, इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी, ड्यूरिंग टू वगैरह कुछ नहीं लगेगा, इनका मतलब होता है से संबंधित। अब देखो एग्जाम में क्या कर रखा है, ऑप्शन में, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कर रखा है। क्वेश्चन में यहाँ पर अबाउट दे रखा है, कंसीडर के साथ अबाउट कटेगा, यहाँ पर बारिंग के साथ फ्रॉम दे रखा है, फ्रॉम कटेगा। इसमें भी ए में एरर है, इसमें भी ए में एरर है ना, सिंपल से एरर, लेकिन नियम आने पर सिंपल एरर है, नहीं आने पर बहुत टफ एरर है। रूल नंबर 20 क्या कहता है, रूल नंबर 20 बहुत सिंपल सा एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन का एरर है, समझना। रूल नंबर 20 क्या कहता है, रूल नंबर 20 बहुत ही प्यारा सा रूल है, वो यूं कहता है कि अगर आपके सब्जेक्ट में मोर देन वन आ रहा हो, मोर देन वन आ रहा हो, और एक ऐसे आ रहा हो मोर, फिर बीच में नाउन और फिर देन वन, तो दोनों में अंतर है। सर कैसे अंतर है, कैसे अंतर है समझाओ। कि ऐसे अंतर है कि मोर देन वन में सिंगुलरी नाउन आता है और सिंगुलरी वर्ब आती है, दोनों सिंगुलर। क्यों सर, देखो वन यानी एक होता ना, तो एक के साथ सिंगुलरी नाउन आता है, तो एक के साथ सिंगुलरी वर्ब आएगी, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। मोर यानी ज्यादा होता है तो प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। चलो करो क्वेश्चन, अब देखते हैं क्या करते हो आप। सही देखो, मोर देन वन आ रहा है, तो देखो यहाँ वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन सिंगुलर नहीं है, एरर गया बी में। इधर देखो मोर प्लेन आ रहा ना, अब मोर प्लेन देन वन टेक, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल वर्ब है, तो ये तो सही है, वर्ब तो प्लूरल ही है, लेकिन आपकी जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर प्लेन की जगह क्या करना है, प्लेन्स, क्योंकि ज़्यादा हवाई जहाज़ है, तो ज़्यादा में तो एक हवाई जहाज़ कैसे हो सकता है, एक से ज़्यादा ही चलेगा ना, प्लेन्स ऐसे चलेगा। चलो रूल नंबर 21 पर चलते हैं। रूल नंबर 21 क्या है रूल नंबर 21 दो क्रियाओं का है कि दो बार सहायक क्रियाएं तो जोड़ रखी होती हैं, लेकिन मुख्य क्रिया को एक ही बार दे रखा होता है। तो याद रखना, हर सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया आती है। जैसे एंड
एंड से जब दो क्रियाएं जुड़ी हों तो आपको अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है 100%, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, फिर यहाँ पर आपको मेन वर्ब और दिखानी पड़ेगी और यहाँ पर भी आपको इसके साथ मेन वर्ब दिखानी पड़ेगी। कि एग्जाम में क्या करता है, वो इस वाली मेन वर्ब को गायब कर देता है और वो कहता है कि ये सही है क्या। तो आप याद रखना हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से कभी जोड़ा नहीं जा सकता। तो एंड से एंड से या कंजंक्शन से केवल हेल्पिंग वर्ब्स नहीं जुड़ती, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं जुड़ती, मेन वर्ब भी साथ ही में, मेन वर्ब भी साथ ही में जोड़नी होती है, मेन वर्ब भी साथ ही में जोड़नी होती है ना। ओके, केवल हेल्पिंग वर्ब ही नहीं जुड़ती, मेन वर्ब भी साथ ही में जोड़नी होती है। अब देखो इसने हैज नेवर कर रखा है बस, ठीक है ना, और इधर देखो विल नेवर बी आ रही है, देखो विल के साथ बी मेन वर्ब हो गई, बी यानी होना मेन वर्ब भी तो होती है, और हैज नेवर, अब यहाँ पर हैज नेवर के साथ बी की जगह बीन आएगा, क्यों सर, देखो हैज हैवेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ईट दे रखी होती तो यहाँ पर मैं ईटन करता, यहाँ पर गो दे रखी होती तो मैं यहाँ गॉन करता, ऐसे यहाँ पर बी दे रखी है तो यहाँ बीन करूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग क्रियाएं। अब जैसे देखो यहाँ पर है नेवर विल टेक, विल के साथ क्या आ रहा है टेक, तो यहाँ पर हैज आ रहा है ना, तो हैज के साथ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा टेकन, तो ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक, हैज टेकन, टेकन आना पड़ेगा, यहाँ पर मेन वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। तो मेन वर्ब का दोहरान किया जा सकता है लेकिन मेन वर्ब को एक बार नहीं लिखा जा सकता, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अलग अलग कर से एक अलग अलग हो गई ना, तो फिर एक साथ क्यों आ सकती है। तो याद रखना कंजंक्शन से केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं जुड़ती, मेन वर्ब भी साथ में जोड़नी होती है, ये ध्यान रखना, चाहे भले रिपीट हो जाए। अगला पैटर्न क्या है ये ध्यान रखना। अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा, देखो 10 कैंडिडेट्स है पास, 10 कैंडिडेट तो पास हो गए लेकिन एक फेल हो गया, तो बताओ पहला जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाना है इसके साथ, तो यहाँ पर भी आपको हैज ए थर्ड लगाना पड़ेगा, ये लो वन के साथ हैज आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो कि 5 स्टूडेंट ने तो रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो टेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और एक ने सबमिट नहीं करी तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। तो याद रखना कि अगर मान लो यदि एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ समान टेंस में होने वाले कार्य दे रखे हों, समान टेंस में होने वाले कार्य दे रखे हों तो दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ समान हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब का पैटर्न यूज होता है, या यूं कह दो कि समान टेंस यूज होता है। अब देखो यहां पर तो 10 कैंडिडेट थे तो हैव आ गया, यहां पर एक ही कैंडिडेट है जाएगा, यहां पर सेंटेंस में सबमिट हुआ है, यहां पर सबमिट नहीं हुआ है, तो इसका नेगेटिव होता है डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नेगेटिव होता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको देखने से पहले आपको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखना। एरर वाले सेंटेंसेस का आप जो रूल देख रहे हो इससे पहले आपको ग्रामर का प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। अगला देखना, ही सक्सीडेड, वो सफल हो गया, बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि वो कठिन मेहनत करता है। शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क सो द टीचर स्कोल्ड्स हर। ये याद रखना मेरे भाई कि जब आपका एक एडवर्ब क्लॉज हो तो आपको ये याद रखना है, टेंस का विशेष ध्यान रखना है। यदि मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। तो ये नियम है भाई साहब, ध्यान रखना।
यदि मेन क्लॉज पास्ट का हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट का ही होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट का ही होगा। सर कैसे? यदि मेन क्लॉज पास्ट का हो तो सबऑर्डिनेट पास्ट का होगा, कैसे? तो देखो, जैसे मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है? जैसे जो स्वतंत्र क्लॉज होता है वो तो होता है मेन क्लॉज, वो तो होता है मेन क्लॉज जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता, ये तो मेन क्लॉज हो गया। और जिस क्लॉज से पहले कंजंक्शन आता है वो आपका कौन सा क्लॉज होता है? डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये दो क्लॉज होते हैं, ये डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है मेरे भाई, तो ये दो क्लॉज हो गए आपके, तो ये डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गया आपका मेन क्लॉज। तो अगर ये वाला पास्ट टेंस में हो तो आपका ये वाला भी पास्ट में ही होगा, ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब देखो कैसे, सर ये वाला पास्ट टेंस में सक्सीडेड क्रिया की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट में जाएगा, वर्क की जगह पर क्या आएगा? वर्कड आएगा। और इधर देखना यहाँ पर डिड नॉट, ये भी पास्ट में है, तो यहाँ पर टीचर स्कोल्ड्स की जगह पर स्कोल्डेड आएगा। तो एरर निकल गया है, क्या निकल गया? इसमें सी में निकला और इसमें भी सी में निकला, एरर दोनों में सी में निकल गया। अगला देखो, अगर मान लो आपका मेन क्लॉज पास्ट में है, मेन क्लॉज है पास्ट में, मेन क्लॉज है पास्ट में, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, एवं डिपेंडेंट क्लॉज में DEPENDENT, एवं डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है भैया? अगर निर्भर क्लॉज में कोई सत्य है, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल वगैरह वगैरह आपने सुने होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक सिद्धांत, है ना, प्रोवर्ब, मुहावरा, कहावत, प्रोवर्ब, या फिर हैबिचुअल एक्शन है, तो आपको याद रखना है कि इन सबको कौन से टेंस में दिखाना है? इन सबको आपको दिखाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे भले ये पास्ट में क्यों ना हो, इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। सर हमने टेंस तो पढ़ा ही नहीं, तो इसके लिए आपको टेंस वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, लेकिन एरर के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। एरर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब फर्स्ट आती है, वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही ऐसा आता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट लगा के। अब देखना जरा, आई बिलीव्ड दैट, अब बिलीव्ड तो मैं करता था पास्ट टेंस में, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या आ जाएगा? इज। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमने उसको बताया कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। लेकिन पृथ्वी तो घूमती है प्रेजेंट टेंस में भी, सूर्य के चारों ओर, तो यहाँ पर मूव्ड की जगह पर मूव्स आएगा। तो एरर किस किस में गया? इसमें भी सी में गया, इसमें भी सी में गया, एरर सी में है। अब हालांकि इसमें डिवाइड नहीं कर रखा, तो आप वैसे ही समझ लेना एरर कहाँ है, ठीक है ना। अगला रूल तो देखना, यहाँ पर अच्छे से दिमाग में सेट रखना कि एक लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, देखना दिख रहा होगा इन दोनों में। वी स्टार्ट अर्ली, हम अपने काम को जल्दी शुरू करते हैं। लेस्ट जिससे कि वी वुड मिस द ट्रेन, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन मिस ना कर दें। सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फॉल हो जाओ, ठीक है ना, गिर जाओ। तो याद रखना कि एक लेस्ट एक कंजंक्शन होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, मॉडल का क्वेश्चन है, मॉडल टॉपिक से है ये। तो अब लेस्ट से आपको याद रखना है कि लेस्ट से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होगा उसमें जो मॉडल वर्ब होगी वो होगी आपकी शुड, और कुछ भी दे रखी हो आंसर आपका शुड ही आएगा, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। तो मॉडल वर्ब आएगी शुड, लेस्ट से जुड़े हुए क्लॉज में शुड का यूज होता है। लेस्ट से जुड़े क्लॉज में शुड का यूज होता है। लेस्ट से क्लॉज जुड़ा होगा उसमें शुड यूज होगा। तो यहाँ पर देखो, लेस्ट से जुड़े हुए क्लॉज में वुड नहीं होगा, शुड होगा, और यहाँ पर भी कुड नहीं होगा, शुड होगा। तो दोस्तों ऐसे करके 10 रूल्स हैं, इनको आप रिवाइज कीजिएगा बार बार।
कम से कम 2-3 बार इस छोटी सी वीडियो को देखिएगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। और जब अपन कंबाइंड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा करने के लिए इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और अगले 10 रूल्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।